हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो ये चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसकी यदि हम हिंदी में इसको ट्रांसलेशन करें तो हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जीवन की आधारभूत इकाई। यानी जो लाइफ पाई जा रही है हमारे अंदर, हम हमारा एग्जाम्पल लें तो हमारे अंदर जो लाइफ प्रेजेंट है, लाइफ प्रोसेस जो पाई जा रही है, उसकी मेन फंक्शनल यूनिट कौन सी है और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, उसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल या कोशिका होती है। यानी संरचनात्मक इकाई भी कोशिका है और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है, इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर लास्ट में जाके सारी प्रोसेस संपन्न हो रही है, लाइफ प्रोसेस है जिसमें संपन्न हो रही है। सेकंड, जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है वो सेल से हुआ है। सेल्स ने आपस में मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने आपस में मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के नाम से भी सेल को जाना जाता है। अब सेल में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इसके अंदर है रॉबर्ट हुक। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा सबसे पहले सेल की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो है, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, लेकिन हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि इन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी। इनके द्वारा एक मृत कोशिका की खोज की गई थी। जब ये साइंटिस्ट, जो एक पौधा होता है क्वेरकस सुवेर, उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ है कॉर्क। कॉर्क की जब ये स्टडी कर रहे थे तो कॉर्क को जब इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्हें कॉर्क की स्ट्रक्चर में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। कॉर्क को जब इन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें उस माइक्रोस्कोप में इस तरह की हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या संरचनाएं दिखाई दी। माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा गया तो इसके अंदर इन्हें इस तरह की हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इन्हें इस कॉर्क की स्लाइड को जब इन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी थी। इन स्ट्रक्चर को इन्होंने सेल नाम दिया। ये जो स्ट्रक्चर या संरचना इनको दिखाई दी, इन स्ट्रक्चर्स को इस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। अब सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। सेल जो शब्द हम काम में लेते हैं, सेल एक लैटिन भाषा का है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज में ली जाती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं और लैटिन लैंग्वेज एक परिपक्व भाषा है, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए लैटिन वर्ड्स का ज़्यादातर साइंस के अंदर हम यूज में लेते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है, इसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे हम तो सेल का मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। ए लिटिल रूम यानी एक छोटा कमरा। इसमें जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे ए लिटिल रूम नाम दिया था, एक छोटा कमरा। तो सेल वर्ड्स का मीनिंग हमें याद रखना है। सेल जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, इंग्लिश ट्रांसलेशन यदि इसका करते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ए लिटिल रूम। और ये जो डिस्कवरी है इन साइंटिस्ट के द्वारा 1665 में की गई थी। 1665 में इन्होंने इसकी सेल की खोज की है, डेड सेल की खोज की है, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि कॉर्क जो होता है वो एक डेड पार्ट होता है। एक प्लांट है क्वेरकस सुवेर,
क्वेरकस सुबेर जो प्लांट है उससे ये कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसकी पतली लेयर करके जब माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा तो उन्हें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने उसमें एक जो संरचना है उसको सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा को यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, इसको हम बोल सकते हैं, एक छोटा कमरा इसको बोला जाता है। ए लिटिल रूम या एक छोटा कमरा इसको बोला जाएगा। 1665 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की है, मृत कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई है। और जो कॉर्क है वो किस प्लांट से प्राप्त होता है? क्वेरकस सुबेर पौधे से ये कॉर्क जो है वह पदार्थ प्राप्त होता है। अब इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो बहुत छोटी डिस्कवरी थी, यानी सेल की जो डिस्कवरी है बहुत बड़ी कोई खोज नहीं थी, लेकिन इनकी डिस्कवरी विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज थी। यानी हिस्ट्री ऑफ साइंस में यह एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि इसकी खोज के बाद ही सेल के बारे में अन्य वैज्ञानिकों को पता चला और उन्होंने कोशिका से संबंधित अनेक संरचनाओं की डिस्कवरी की थी। तो छोटी खोज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज है, क्योंकि इसकी खोज के बाद ही ये पता चल सका कि कुछ एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिससे कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इसी को बेस मानकर या इसी को आधार मानकर साइंटिस्ट ने आगे सेल के अंदर अनेक ऑर्गेनेल्स की खोज की, सेल के अंदर चलने वाली अनेक प्रोसेसेज की खोज की। तो ये साइंस की हिस्ट्री के अंदर या साइंस के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी या फिर इम्पोर्टेंट खोज थी। अब सेल को आगे हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रयोग इसके अंदर हम करते हैं जिसमें हम एक ऑनियन बल्ब का यूज लेंगे। ऑनियन बल्ब या प्याज को लेकर हम उसकी एपिडर्मिस को लेते हैं, एपिडर्मिस की एक पतली लेयर बनाते हैं। उस एपिडर्मिस की पतली लेयर को स्लाइड के ऊपर माउंट करते हैं, उसके ऊपर सेफ्रेनिन डालते हैं। सेफ्रेनिन उसको रंग प्रदान करता है और उसके बाद उस स्लाइड को यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें इसी तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। यानी सबसे एक एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, एक ऑनियन बल्ब लिया, प्याज लिया, प्याज को लेकर इसकी जो ऊपरी सतह है उसकी किसको अलग कर लिया, एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस को सेपरेट किया। एपिडर्मिस को हम सही तरीके से निकालते हैं जिससे कि उसका कोई भाग नहीं टूटे। इसके बाद जो एपिडर्मिस वाली लेयर है उसको एक वॉच ग्लास के अंदर हम डाल देते हैं। इस एपिडर्मिस वाली जो लेयर है इसको वॉच ग्लास में डाल दिया। वॉच ग्लास में डालने के बाद इसमें से भी एक थिन लेयर लेते हैं, पतली परत लेते हैं, थिन लेयर या पतली परत लेंगे। इस पतली परत को किस पर लगाते हैं, स्लाइड पर, और फिर इस पर सेफ्रेनिन, एक रिएजेंट होता है, एक अभिरंजक होता है, उसको डालते हैं। यानी एक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट हम सेल को समझने के लिए कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ऑनियन बल्ब लिया, प्याज लिया, उसकी सबसे ऊपरी परत जो है एपिडर्मिस, उसको निकाला। चिमटे की सहायता से इसको निकाला जाता है, फोर्सेप की सहायता से इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको हम वॉच ग्लास के अंदर रखते हैं, कांच का एक ग्लास होता है उसके अंदर रखेंगे। फिर इस एपिडर्मिस में से पतली लेयर निकालते हैं सावधानी पूर्वक, उसको स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड में फिर क्या डाल देते हैं, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन डालने के बाद इस स्लाइड पर जिस भाग पर वो हमने परत डाली है उस पर एक कवर स्लिप लगा देते हैं जिससे कि वो उसी जगह पर स्थिर रहे, पॉजिटेड रहे। और फिर इस स्लाइड को हम किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो हमें इस तरह की कुछ संरचनाएं इसके अंदर दिखाई देती है।
जब इस स्लाइड को हमने देखा तो हमें इस तरह की संरचनाएं माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, इसमें एक पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये सेल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल है, और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक है। ये सेल्स का पूरा ग्रुप ये दिखाई देगा, और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है। वो न्यूक्लियस या केंद्रक हमें इसके अंदर दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीवों की फंडामेंटल यूनिट सेल होती है। जैसे हमने जो ऑनियन बल्ब लिया या प्याज जो लिया है, उस प्याज के अंदर प्याज को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर या संरचना है, वह स्ट्रक्चर या संरचना कौन सी है? सेल है। ऑनियन बल्ब में वो पूरे ऑनियन बल्ब को जो बनाया गया है वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया है? सेल के द्वारा इसको बनाया गया है, और इसलिए सेल को हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसको बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि यह संरचनात्मक इकाई है और यही कौन सी इकाई होती है? क्रियात्मक इकाई है। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ऑनियन बल्ब लिया, फोर्सेप या चिमटे की सहायता से एपिडर्मिस को अलग किया, वॉच ग्लास में पानी के अंदर उसको रखा, उसमें से पतली लेयर निकाली, उस पतली लेयर को स्लाइड पर अच्छे से फैलाया, उस पर सेफ्रेनिन अभिरंजक डाला, उस पर कवर स्लिप लगा दी, माइक्रोस्कोप में देखा तो ये हमें दिखाई देगी स्ट्रक्चर। इसमें जो एक ये संरचना है सेल है, और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये लगभग एक दूसरे के सिमिलर दिखाई देती है, यानी जैसी ये स्ट्रक्चर है वैसी ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लगभग एक दूसरे के सिमिलर पाई जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है कि जो ऑनियन बल्ब है उसको बनाने का काम सेल के द्वारा किया जा रहा है। सेल इसकी फंडामेंटल यूनिट है। अब ऑनियन बल्ब ही नहीं, उसके अलावा जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल्स पाई जाती है, या उन ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट भी सेल्स होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। सभी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सेल्स से होता है। सेल्स जो लाइफ है उसकी फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल इकाई होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये जानकारी या ये नॉलेज हमें प्राप्त होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें ये पता चलता है कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है या फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल होती है। सेल या सेल्स के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो पहली जो खोज इंपॉर्टेंट है इसके फील्ड में रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने जो सेल डिस्कवर की है वो डेड सेल है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। अगले जो साइंटिस्ट हैं ल्यूवेनहॉक के पास जो रॉबर्ट हुक है उससे अच्छा माइक्रोस्कोप था। अब अच्छा माइक्रोस्कोप होने का कारण क्या है कि जो ल्यूवेनहॉक उस समय क्या था, उस समय पर जो माइक्रोस्कोप थे बाजार में नहीं मिलते थे, तो जिसको भी एक्सपेरिमेंट करना हो वो अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाता था। इन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया, ल्यूवेनहॉक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। ल्यूवेनहॉक के पास इनसे बेटर माइक्रोस्कोप था, और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। पॉन्ड वाटर या बरसात का जो पानी हम जिसको बोल सकते हैं, बरसात के पानी में लिविंग सेल की खोज की, और इन्होंने इस लिविंग सेल को वाइल्ड एनिमल क्यूल नाम दिया था।
जो एक्चुअली में क्या थे, एक प्रकार से ये बैक्टीरिया थे। तो ल्यूवेनहॉक ने जो लिविंग सेल जो खोजी थी वो लिविंग सेल थी बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को ल्यूवेनहॉक ने खोज करने के बाद वाइल्ड एनिमलक्यूल नाम दिया था। पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की है, जबकि जो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट है इनके द्वारा कैसी सेल की खोज की गई है, लिविंग सेल की खोज की गई है। माइक्रोस्कोप, इनसे बेटर माइक्रोस्कोप, उस समय का सबसे बेटर माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक के पास था। इनके द्वारा ही बैक्टीरिया की खोज की गई, स्पर्म की खोज इनके द्वारा की गई है, पॉलीएम्ब्रियोनो की खोज इनके द्वारा की गई है। एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक, क्योंकि उस समय का सबसे बेटर माइक्रोस्कोप था, इसलिए कई चीजों की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है एक रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस, या हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की जो खोज है या न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1831 में की गई थी। ये जो है ना न्यूक्लियस, सेल के अंदर सेल को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होती है, सेल को नियंत्रित करने वाली जो यूनिट होती है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है पुरकिंजे। पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है या जो तरल पदार्थ, फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर भरा रहता है, उसके लिए एक टर्म दी थी जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं जीव द्रव्य। यानी जो सेल है, इस सेल के अंदर एक तो पाया जा रहा है न्यूक्लियस, इसके अलावा एक फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड सब्सटेंस जो उपस्थित है। ये वाला फ्लूइड सब्सटेंस क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है, सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड सब्सटेंस की जो डिस्कवरी है, वह वैज्ञानिक पुरकिंजे के द्वारा की गई। और 1839 में इन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम इनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट जिनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई है 5th नंबर पर। यानी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जंतु कोशिका पर, पादप कोशिका पर, एनिमल सेल पर, प्लांट सेल पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी। उन साइंटिस्ट के नाम है, पहले वैज्ञानिक का नाम है स्लीडेन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है स्वान। तो स्लीडेन और स्वान ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, स्लीडेन ने तो प्लांट सेल पर डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट किए थे, स्वान ने किए थे एनिमल सेल पर, और इन पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी, या इसी को हम बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या है? इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि सभी जीवों की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के अंदर ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका ही जीवों की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इस
पॉइंट को हम बोलते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। सभी जीवों का शरीर कोशिका से और कोशिका के उत्पादों से बना होता है। ये बताने वाले साइंटिस्ट स्लाइडेन और स्वान है। 1839 और 1838 में इन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंट करके, सेल थ्योरी दी थी कि सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब इस कोशिका सिद्धांत की एक कमी थी कि इसमें इन्होंने यह नहीं बताया कि नई कोशिका कहाँ से उत्पन्न होती है। ये तो बता दिया कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है, लेकिन इनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि जो नई कोशिका है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसकी कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रुडोल्फ बिरकॉफ। रुडोल्फ बिरकॉफ ने एक सेंटेंस दिया था और वो सेंटेंस है ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इनके द्वारा एक सेंटेंस दिया गया ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ग्रीक भाषा का लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा का ये सेंटेंस है ओमनिस सेलुल ई सेलुला। हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका होता है कि जो भी इसका हिंदी में यदि हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये है कि जो नई कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, यानी नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से होती है। तो इसकी जो कमी है कोशिका सिद्धांत की, उस कमी को पूरा करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इन्होंने ये बता दिया कि जो नई कोशिका है पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। जो नई कोशिका है पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है और इन दोनों को मिलाकर फिर कोशिका सिद्धांत को और रुडोल्फ बिरकॉफ के कथन को मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया गया, या इसको हम बोल सकते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इन दोनों के पॉइंट्स को मिलाकर स्लाइडेन स्वान और रुडोल्फ बिरकॉफ दोनों ने एक द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए, जो कथन बताए गए हैं, उनको मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के मेन पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है आधुनिक कोशिका सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट जो इसका है मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है या कोशिका होती है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड जो है पॉइंट इसका है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा, उन कोशिकाओं के अंदर डिवीजन से नई कोशिकाएं बनती है। तो ये दो मेन पॉइंट आधुनिक कोशिका सिद्धांत के हैं। स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत और रुडोल्फ बिरकॉफ के कथन को मिलाकर ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया है। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई।
इसकी डिस्कवरी वो करने वाले वैज्ञानिक थे नॉल एंड रस्का। इन दो साइंटिस्ट के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिनको नॉल और रस्का के नाम से जाना जाता है। नॉल और रस्का नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इस प्रकार का माइक्रोस्कोप है जो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली सेल है, उसको बहुत बड़े लेवल पर वो दिखाता है, उसको उस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। नॉल रस्का ने इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की और इसकी खोज के बाद सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को देख पाना भी संभव हुआ। यानी सेल के अंदर भी जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, ईआर है, तो उनको देख पाना भी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा संभव हुआ। इसके बाद सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट या सेल के विभिन्न जो ऑर्गेनेल्स हैं या कोशिकांग जो हैं, उन कोशिकांग की डिस्कवरी संभव हो पाई, क्योंकि इससे पहले माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो सेल के अंदर नहीं देख पाए थे कि सेल के अंदर भी क्या क्या पाया जा रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जिका है, इनकी डिस्कवरी भी पॉसिबल हो पाई। तो एक ये प्रमुख जो साइंटिस्ट है, मेन जो साइंटिस्ट है, उनके बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया है, डिस्कशन किया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट इससे रिलेटेड है। सबसे पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था, जिसने डेड सेल की खोज की। सेकंड जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ल्यूवेनहॉक, जिसके द्वारा लिविंग सेल की खोज की गई। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की इसने डिस्कवरी की। पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है उसको। स्लाइडेन स्वान ने सेल थ्योरी दी। रुडोल्फ बिरकोव ने इसकी कमी को पूरा करने के लिए एक सेंटेंस दिया, जिनको मिलाकर आधुनिक कोशिका सिद्धांत बनाया गया। और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रस्का ने की। और नॉल और रस्का के द्वारा जब ये डिस्कवरी की गई तो उसके बाद जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उन ऑर्गेनेल्स की खोज किया जाना पॉसिबल हो पाया, उन ऑर्गेनिज्म की खोज पॉसिबल हो पाई। तो इन डिस्कवरीज के थ्रू पर आधार पर आगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खोज हुई। यूनिसेलुलर के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खोज की गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।